होंगे आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य शोधन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 18 वाक्य शोधन। आइए शुरू करें। वाक्य शोधन क्या है? वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष या सामने प्रस्तुत करते हैं। वाक्य को बोलने व लिखते समय उसकी शुद्धता, साफ और सार्थकता का ध्यान हमें रखना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो सही बोले और दूसरे व्यक्ति के समझ में आ जाए, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि वाक्य में किसी तरह की कोई गलती यानी अशुद्धि होती है तो बोले या लिखे गए वाक्य का अर्थ भी बदला। हमें अपनी बात दूसरे व्यक्ति को आसानी से और सही समझाने के लिए यह जरूरी है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो। यानी व्याकरण की दृष्टि के जो नियम है, व्याकरण के नियम को हमें फॉलो करना है। अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य शोधन कहलाता है। नियमों के आधार पर वाक्यों को सही करना क्या है? वाक्य शोधन कहलाता है। वाक्य शोधन करने के लिए हमें वाक्य रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वाक्य रचना की शुद्धि में हमें पदक्रम और अन्वय का ध्यान रखना चाहिए। अब पहला बिंदु हमारा आता है पदक्रम। वाक्य में पदों के क्रम को ही पदक्रम कहा जाता है। वाक्य में पदों का क्रमबद्ध होना बहुत ज्यादा आवश्यक यानी बहुत जरूरी है। पदों के उचित क्रम में न होने की वजह से उनके अर्थ को समझना मुश्किल होता है या वो समझ में नहीं आते। इसे वाक्य की पदक्रम संबंधी अशुद्धि यानी गलती कहा जाता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के कुछ नियम है। उसमें पहला नियम है कर्ता और क्रिया। वाक्य में कर्ता पहले और क्रिया बाद में आती है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी क्रिया के बिना कार्य कोई भी वाक्य जो है वह अधूरा होता है। कपिल खा रहा है, नीता सो रही है, यानी यहाँ पर कपिल क्या है? कर्ता है। कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में आती है। दूसरा है कर्म व पूरक। वाक्य में कर्म या उसका पूरक क्रिया से पहले ही आते हैं। जैसे कि सविता ने पत्र लिखा, रीमा सुंदर है, इसका उदाहरण है। तीसरा है कर्ता, कर्म और क्रिया के विशेषण। कर्ता और क्रिया के विशेषण अपने अपने विशेष से पहले आते हैं। जैसे कि मीना धीरे धीरे गाती है, तो धीरे धीरे गाना क्या है? विशेषण। सुंदर लड़की मधुर गाती है, तो वे भी पहले आए हैं विशेष से। चौथा नियम है मुख्य और गौण कर्म। वाक्य में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म उसके बाद में आते हैं। जैसे कि कपिल ने मितुल को पेन दिया और उसने कुत्ते को दूध दिया, इसका उदाहरण है। अगला है कर्ता और पूरक। कर्ता का विशेषण उसके पूरक के रूप में भी आ सकता है। जैसे कि माया झगड़ालू है, बच्चे शैतान है, इसका उदाहरण है। सर्वनाम और विशेषण। विशेषण का प्रयोग सर्वनाम से पहले नहीं होता बल्कि यह हमेशा सर्वनाम के बाद में आता है। सातवां है निषेधात्मक क्रिया विशेषण। निषेधात्मक क्रिया विशेषण में न, नहीं, मत का प्रयोग यानी इन सब चीजों का यूज आता है। तुम कल न आना, मैं कल नहीं जाऊंगी, इसका उदाहरण है। आठवां है हमारा स्थानवाचक और कालवाचक विशेषण। स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता से ठीक पहले या फिर बाद में आता है। जैसे कि आज वह आ गए, परसों शनिवार का, इसके उदाहरण है। नमा है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले किया जाता है। जैसे पुलिस को देखकर चोर भागा और राजू विशेष जाकर बैठ गया, इसका उदाहरण है। द्वंद्व समास में पदों का क्रम। द्वंद्व समास में महत्वपूर्ण पद को पहले रखा जाता है। जैसे कि माता पिता का आदर करो, और दूसरा है उदाहरण के लिए वे आपस में गुरु शिष्य हैं। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनाम और क्रिया विशेषण में प्राय क्रिया से पहले ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह कप किसने तोड़ा, राघव कहाँ चला गया, वहां कौन बैठा है, इसका उदाहरण है।
12वां है, यदि न का प्रयोग अनुरोध करने के लिए किया जाता है तो वह वाक्य के आखिर में आता है। जैसे कि हमारे साथ घर चलिए ना, आप मेरी बात समझिए ना। 13 है, ही, तक, भी, मात्र, केवल आदि निपातों का जो प्रयोग है वह उस पद के बाद किया जाता है जिस पर बल यानी जोर दिया जाता है। जैसे कि कविता दिल्ली ही जाएगी, यानी दिल्ली पर जोर दिया जा रहा है। और रहमान चाय भी पीना चाहता है, यानी वो चाय पर जोर दिया जा रहा है। अगला बिंदु हमारा है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है कि वाक्य में शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम या फिर मेल, ये अन्वय का अर्थ होता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, कर्ता और क्रिया के बीच में मेल होना चाहिए। कर्ता और क्रिया का अन्वय। क्रिया के प्रयोगों में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहला है कर्ता के साथ विभक्ति यानी परसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है। सीता जा रही है, रहमान सो रहा है आदि। दूसरा है, यदि कर्ता के साथ में परसर्ग आ रहा है तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार आ जाता है। जैसे सीता ने गीत गाया, माया ने खत लिखा, इसके उदाहरण है। ग है, यदि कर्ता व कर्म दोनों के साथ विभक्ति यानी परसर्ग आ रहा है तो क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन होती है। जिसे मम्मी ने दूध को उबाला, अध्यापिका ने छात्रा को डांटा, इसके उदाहरण है। घ है, यदि कर्ता एक से ज्यादा होते हैं और विभक्ति के बिना आ रहे हैं तो क्रिया कर्ताओं के लिंग के अनुसार होती है। जैसे कि सीता गीता झूले में बैठी, राम और लक्ष्मण वन में गए, इसका उदाहरण है। ड है, यदि वाक्य में एक से ज्यादा कर्ता हो और उसके लिंग एक जैसे न हो तो क्रिया का जो अंतिम कर्ता है उसके अनुसार वचन में आती है। जैसे कि उसने 3 संतरे और 1 ककड़ी खरीदी। ककड़ी क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्या हो गया? वचन भी उसी के अनुसार है। सभा में कई पुरुष तथा स्त्रियां थीं। च है, एक वचन कर्ता का प्रयोग आदर प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जितने भी आदर किया जाता है तो क्रिया बहुवचन में आती है। जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं वो एक वचन होने के बावजूद भी बहुवचन में आते हैं। जैसे नाना जी बीमार थे, नाना जी एक ही है लेकिन फिर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि आदर सूचक शब्दों का हमें प्रयोग करना है। 6, यदि कर्ता के लिंग का पता न हो तो क्रिया पुल्लिंग में ही आती है। जैसे कि कोई घंटी बजा रहा है, कोई में हो सकता है स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन बजा रहा है क्यों? क्योंकि हमें कर्ता का ज्ञान नहीं है। ज, यदि विभक्ति रहित कर्ता या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अंतिम क्रिया के अनुसार आती है। जैसे कि फूल माली या मालिन लाएगी, विभू ने फूलों का गुच्छा या माला बनाई। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग होता है। जैसे कि लड़कियां बोली कि हम भी पढ़ेंगे और रहीम ने कहा कि मैं ठीक नहीं हूं। विशेषण तथा विशेष्य में विशेष्य का अन्वय। विशेषण का लिंग विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है। जैसे कि काला रसगुल्ला, काली कोयल, काले अंगूर आदि। कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि वाक्य कर्मवाच्य में हो तो कृतवाच्य में कर्ता के साथ में ने का प्रयोग भी होता है और कर्म परसर्ग रहित है तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जैसे कि डकैत पकड़े गए, पुलिस ने चोर पकड़े और उसकी टांग टूट गई। क्लियर? अब यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के रूप हमें बताए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य की सूची यहाँ है और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य। दूध में चीनी कम है और दूध में चीनी कम है। दूसरा है उसको होश आ गए हैं, तो उसको होश आ गया है, यहाँ पर है पर बिंदी हट गई। एक फूलों की सुंदर माला लाओ, फूलों की एक सुंदर माला लाओ। एक जो है उसमें
क्रम में परिवर्तन आ गया। पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है, पुस्तक का मूल्य 100 रुपए है। उसका जान बेटे में बसता है, उसकी जान बेटे में बसती है। पक्षी आसमान पर उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान पर की जगह मैं उड़ रहे हैं। सभा में अनेकों व्यक्ति आए थे, सभा में अनेक व्यक्ति आए थे। अनेक अपने आप में एक बहुवचन है, तो अनेकों गलत शब्द है। ताजा भैंस का दूध पियो, भैंस का ताजा दूध पियो। कूड़ा नहीं फेंका, कूड़ा यहाँ नहीं फेंका, कूड़ा यहाँ मत फेंको। गार्गी विद्वान स्त्री थी, गार्गी विद्वान नहीं विदुषी स्त्री थी। लड़कों ने खेल लिए हैं, तो लड़कों ने खेल लिया है, यानी यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दोनों हमें दिए गए हैं। 12, प्रतिभा ने डालकर बर्फ शरबत पिलाया, प्रतिभा ने बर्फ डालकर शरबत पिलाया। बादल भयानक से गरजने लगे, बादल जोर जोर से गरजने लगे। हमने आम को खाया, हमने आम खाया। बच्चों को काटकर केला खिलाओ, केला काटकर बच्चों को खिलाओ। मेरे को कुछ मत कहना, मुझे कुछ मत कहना। 3 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, 3 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। आप आपका काम करो, आप अपना काम करो। मैंने उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी। हमने आज दाल रोटी खाया, हमने आज दाल रोटी खाई। 3 साड़ी तो बिक गई, 3 साड़ी या तो बिक गई। वे लोग चला गया, वो लोग चले गए। चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी आज हम शुद्ध गाय का घी खाते हैं, हम गाय का शुद्ध घी खाते हैं। देखा, ये अंतर शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में हमने पढ़ा। पाठ समाप्त है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य शोधन कहलाता है। वाक्य रचना में शुद्धि में हमें क्रम और अन्वय का ध्यान रखना चाहिए। वाक्यों में पदों के क्रम को ही पदबंध कहा जाता है या पदक्रम कहा जाता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषकर्ता और क्रिया के बीच में मेल होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।